हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट 2018 का प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे। विषय रहेगा पर्यावरण। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों जब 2018 में एग्जाम हुआ था उस समय का यह प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हुआ करती थी। ऑप्शन ए हो जाएगा गिरिजा व्यास, ऑप्शन बी हो जाएगा रेखा शर्मा, ऑप्शन सी हो जाएगा मल्लिका भट्टाचार्य और ऑप्शन डी हो जाएगा यास्मीर अबरार। तो दोस्तों वर्तमान की बात करें तो 2026 की बात करें दोस्तों तो कौन है? श्री विजय किशोर राहटकर जी हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उस समय कौन हुआ करती थी 2018 में? तो रेखा शर्मा हुआ करती थी, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की। इसकी स्थापना कब होता है? तो इसकी स्थापना 31 जनवरी की बात करें दोस्तों, 31 जनवरी 2000 माफी चाहेंगे 31 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती थी? कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक किसके द्वारा कराया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन सी संसद के द्वारा और ऑप्शन डी हो जाएगा राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित की जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, ये दोस्तों देखिए ये टॉपिक वाइज है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है स्थानीय स्वशासन गांव और शहर से प्रश्न पूछा है, 2 प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का संबंधित प्रावधान दिया गया है? बताएंगे संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का संबंधित प्रावधान दिया गया है, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, भाग 4 में दिया गया है, ध्यान रखेंगे। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या अगला देख लेते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? बताएंगे दोस्तों 74वें संविधान संशोधन का जो है संबंध किससे है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, कि राष्ट्रपति की शक्तियों से, कि संसद की शक्तियों से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, शहरी स्थानीय स्वशासन से है, ठीक है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति की सुरक्षा प्रदान की गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आएगा, टॉपिक देखिए किससे प्रश्न पूछा है? संवैधानिक ढांचा और न्यायपालिका से प्रश्न पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? देखिए दोस्तों भारत का संविधान है ना, उसमें जो है विधि का शासन का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी इंग्लैंड से, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड से और ऑप्शन डी हो जाएगा आयरलैंड से। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं भारतीय संविधान की विधि का शासन किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार इंग्लैंड से लिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 149। दोस्तों आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए जो 2018 में प्रश्न हुआ था तो लास्ट में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, इसलिए ये है 149वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ठीक है, कहने का तात्पर्य दोस्तों तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन बी हो जाएगा मेहर चंद्र महाजन, ऑप्शन सी हो जाएगा हीरा लाल जेकानिया और ऑप्शन डी हो जाएगा SR दास। तो दोस्तों बात करते हैं भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हीरा लाल कानिया, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में JK कानिया कहते हैं, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। देखिए अगला 2 प्रश्न दोस्तों निर्वाचन और संसदीय प्रक्रिया से पूछा गया है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? दोस्तों बताएंगे, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए भारत के निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी हो जाएगा लोकसभा का सचिवालय। तो दोस्तों बात करते हैं, जब भी लोकसभा के चुनाव की अधिसूची कौन जारी करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 25 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोकसभा की कार्यवाही में प्रथम घंटे को कहा जाता है? बताएंगे, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम जो है घंटे को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक काल, विशेष अधिकार काल, शून्यकाल और प्रश्नकाल। तो दोस्तों बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल। ठीक है, लोकसभा की कार्यवाही का प्रथम घंटा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोकसभा की कार्यवाही में प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, इसके दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और समानतः मंत्री इसका उत्तर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या अगला है दोस्तों, देखिए जल संकट और समाधान। देखिए जितना प्रश्न हुआ है ना दोस्तों, 30 प्रश्न, 30 को हम लोग टॉपिक वाइज जो है किए हैं, जिसे जल संकट और समाधान से कौन सा प्रश्न पूछा गया था? तो 2 प्रश्न पूछा गया था, 125 नंबर वाला और 129 नंबर वाला। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 30 का 30 डिट्टो प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक अगला रहेगा, जल संकट और समाधान से 2 प्रश्न पूछता है। ठीक है, ये प्रश्न कराने का मतलब है दोस्तों, आप लोग समझ जाएंगे कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक रहेगा जल संकट और समाधान। किस गैस की वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ठीक है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा नाइट्रेट मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें दोस्तों, जिसे हम लोग SO2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, गैस के वर्षा में पानी घुलने से जो है क्या होता है, वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे मथुरा का जो है तेल शोध कारखाना है ना दोस्तों, उसमें निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही आगरा के ताजमहल को तबाही का कारण बनी हुई है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रह क्या है? दोस्तों वर्षा जल संग्रह क्या है, आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, ऑप्शन बी हो जाएगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ऑप्शन सी हो जाएगा पानी का वितरण और ऑप्शन डी हो जाएगा प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी वर्षा जल का जमाव और भंडारण। वर्षा जल संग्रह का अर्थ है वर्षा का जल का संग्रहण करना, मतलब उसको बचा के रखना, वही क्या है दोस्तों, वर्षा जल संग्रह है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें दोस्तों वन्य जीव संरक्षण से 2 प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न संख्या 130 पूछा गया था और 141 नंबर वाला पूछा गया था। तो अगला टॉपिक ध्यान रखेंगे, वन्य जीव संरक्षण से प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न क्या है दोस्तों, भारतीय गैंडा कहाँ पाया जाता है? ठीक है, भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं, या कह सकते हैं दोस्तों एक सींग वाला गेंडे कहाँ पाए जाते हैं, या गेंडे किस जो है नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, या प्रसिद्ध है कौन सा पार्क? तो प्रश्न पूछा है कि भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में दोस्तों, कि आपका गिर नेशनल पार्क में। दोस्तों बात करते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क की, इसमें जो है शेर पाए जाते हैं। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में जो दोस्तों एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। ये खाएँ दोस्तों होती है आपका जो है असम में है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बांदीपुर नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों तो एक बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पे है दोस्तों, ये गिर गुजरात में है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 141। देखिए WII प्रश्न पूछ देगा, WII का फुल फॉर्म बताइए, या वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कोयम्बटूर में और ऑप्शन सी हो जाएगा अहमदाबाद में और ऑप्शन डी हो जाएगा देहरादून में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी देहरादून में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र से 2 प्रश्न पूछा है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंधित सही है, ठीक है। उत्पादक, अपघटन, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादन, उत्पादन, उपभोक्ता, अपघटक, और डी हो जाएगा उपभोक्ता, उत्पादन, अपघटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। पहले तो होगा उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का संबंध सही क्रम है क्या, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए समझ लीजिए, देखिए पहले तो पत्ता होगा, ठीक, ये उत्पाद होगा, इसको कौन खाएगा, इसे खाएंगे दोस्तों पशु पक्षी। पशु पक्षी जब मर जाएंगे तो उसका जो है क्या होगा, अपघटक होंगे, तो कीड़े मकोड़े फुफूंदी लग के क्या हो जाएगा, सड़ गल जाएंगे, इसी को वो बोला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। जो अवशिष्ट है मतलब सड़े गड़े जो बच जाते हैं उसको कौन खाता है, मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी और रसायन भक्षी। दोस्तों अपशिष्ट उत्पादकों को जो खाने वाले हैं दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, तो मृतक भक्षी हो जाएंगे, ठीक है। अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को मृतक भक्षी कहते हैं, ठीक है, जैसे गिद्ध हो गया, चील हो गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन से 2 प्रश्न पूछा गया है। कौन सा कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी हो जाएगा मीथेन। बताएंगे कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक उपस्थित है, तो कौन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेवार है। बताएंगे कौन सा, वनों का जलाना, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल। ऑप्शन बी कृषि क्रियाकलाप, ये भी। एरोसोल कैन का उपयोग करना, ये भी दोस्तों, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप और एरोसोल कैन का उपयोग करना सभी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेवार है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, 2 प्रश्न पूछा गया है पादप विज्ञान और प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। कह रहा है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। बताएंगे दोस्तों किसके कारण जो है पौधे हरे रहते हैं, कैरोटीनाइड के कारण, लाइकोपीन के कारण, एंथ्रोसाइनिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं किसके कारण होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण दोस्तों है पत्ते जो है या कह सकते हैं पौधे हरे रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी, क्लोरोफिल, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। बताएंगे दोस्तों जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो हरे पौधे किसको सोख लेते हैं, हीलियम को सोख लेते हैं कि नाइट्रोजन को सोखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं कि ऑक्सीजन को सोखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, सोख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला देखेंगे जैव संसाधन, ईंधन और औषधि से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है यूफॉर्बिएसी फैमिली में कौन सा फसल बायोडीजल उत्पादन करने के लिए जानी जाती है। बताएंगे कौन सी पाई जाती है, जेफ्रोटा, कैंडिनल ट्री, कापर लीफ और सर्पगंधा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए, जेफ्रोटा। जेफ्रोटा यूफॉर्बिएसी फैमिली का है जिसे क्या किया जाता है, बायोडीजल उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इसका वनस्पति नाम ओसिमम सैक्टम है, इसका समानता किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी रोजमेरी, ऑप्शन सी अजवाइन का फूल, ऑप्शन डी धनिया। तो दोस्तों आप चित्र से भी समझ गए होंगे कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा तुलसी। चलिए आगे देख लेते हैं, मानव स्वास्थ्य और आपदा से प्रश्न पूछा गया है 2, हर टॉपिक से दोस्तों 2 प्रश्न पूछ रहा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। बताएंगे दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोग को ऐसे ही हर विषय का प्रीवियस ईयर का प्रश्न यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए
पीने योग्य पानी, ऑप्शन बी अशुद्ध जल, ऑप्शन सी ताज़ा जल और ऑप्शन डी हो जाएगा नल का पानी। तो दोस्तों जो पीने योग्य पानी होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो पीने योग्य पानी जो रहता है दोस्तों उसको पीने योग्य पानी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रयोदशी में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव के कारण हुआ था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई अभी तक यूपी टेट का प्रश्न नहीं हुआ है जो ये प्रश्न ना है। ठीक है, पेपर नहीं हुआ है जिसमें ये प्रश्न ना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भोपाल गैस त्रयोदशी किसके कारण से हुआ था, तो मिसाइल आइसोसोनाइड के कारण हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, पर्यावरण दिवस और हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछा है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ईजी प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 5 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एम एस स्वामीनाथन एक हैं, क्या है दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन क्या है दोस्तों, यह एक कृषि वैज्ञानिक है। ठीक है, जिसने हरित क्रांति दिए थे, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं भारत में, किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला टॉपिक है भूगोल और ऊर्जा से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए तप्त भौम जल के किस प्रकार का ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी भूतापी ऊर्जा और ऑप्शन डी हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। दोस्तों बात करते हैं तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तप्त भौम जल से भूतापी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है 16 घास का स्थान कहाँ पाया जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भारत के ही घास के बारे में पूछा गया है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, कौन सी घास कहाँ पाई जाती है, 16 घास का स्थान कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, हिमालय में और विंध्याचल में, बताएंगे। 16 घास की बात करें दोस्तों तो ये आपके कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, जीव जंतु और प्रदूषण से संबंधित प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं, बताएंगे दोस्तों। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। ऑप्शन ए नेल्लापड्डू में, ऑप्शन बी कुंथुनकुलम में, ऑप्शन सी हो जाएगा कोकारे वेलूर में और ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। दोस्तों बात करते हैं पेलिकन पक्षी की, ये पक्षी नेल्लापड्डू, कुंथनकुलम और काकवेर वेलूर में सभी स्थानों पर प्रजनन करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगला प्रश्न है, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होती है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। या प्रश्न पूछ दे देगा दोस्तों कि मिनीमाता रोग किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, पारा के कारण जो है मिनीमाता रोग होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। मिनीमाता रोग पारा जिसका संकेत है Hg की अधिकता वाली मछली खाने से होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, वैश्विक पर्यावरण निगरानी से प्रश्न पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48 और 50 वाला। ठीक है, ओजोन परत पर अधिकतम ह्रास निम्न में से किससे हुआ है, बताएंगे दोस्तों। कह सकते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा ओजोन परत का क्षरण जो है कहाँ हुआ है, उत्तरी ध्रुव में हुआ है, दक्षिणी ध्रुव में हुआ है, भूमध्य रेखा पर हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं ओजोन परत की अधिकतम ह्रास जो है दक्षिण ध्रुव पर होता है, ध्यान रखेंगे। कमेंट करके बताएंगे दोस्तों ओजोन परत जो दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से भी बनता है। नदियों के प्रदूषण से नहीं दोस्तों, नदियों के प्रदूषण से नहीं होगा। घटित भूगर्भीय जल स्तर से नहीं, विलुप्त के करीब जीवों के लिए, जी हाँ दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेड डाटा बुक की बात करें दोस्तों तो विलुप्त के करीब जीवों के लिए ये दोस्तों है रेड डाटा बुक। जो ऐसे जीव जो विलुप्त के कगार पे है उनकी सूची तैयार करता है रेड डाटा बुक। तो दोस्तों ये रहा 2018 का प्रीवियस ईयर प्रश्न दोस्तों, जो यूपी टेट 2018 में प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।